Hello all of you. Now let's see the chapter of refunds. ये भी पूरा टेक्निकल हम पढ़ेंगे पहले, द बेयर एक्ट एंड द बेयर रूल्स। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये सब के चार्ट्स में लास्ट में आपको दूंगा टू मेक योर लाइफ सिंपल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे पढ़ो एक बार अच्छे से, नहीं भी समझ में आए, कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकल रहती है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि यार इसको याद कैसे रखेंगे, तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, क्योंकि मैं आपको चार्ट्स और क्विक रिवीजन नोट्स जो दूंगा उससे आपको याद रखना है। ठीक है, इससे समझने का है और उससे याद रखने का है। चलो देखते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, सेक्शन 54। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड। तो पहले तो सवाल ये आता है कि भैया एक आदमी रिफंड क्यों लेगा? अरे रिफंड तब लेते हैं जब हमने गलती से टैक्स भर दिया है, भरना ही नहीं था और हमने भर दिया, गलती हो गई ना, तो रिफंड ले लो। या जैसे वो जीरो रेटेड हमने देखे थे एक्सपोर्ट वगैरह, कि जहां इनपुट जब हम परचेज करते हैं तो हो सकता है टैक्स लग के आ जाए, और हम अगर एक्सपोर्ट कर दे उसको तो फिर ये जो टैक्स लग के आया है, परचेसिंग पे जो टैक्स लगा हुआ है, वो हमें रिफंड मिल जाता है। तो वो होते हैं स्पेसिफिक रिफंड्स। स्पेसिफिक रिफंड्स यानी जहां लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि ये चीजों का आपको रिफंड मिलेगा, तो एक तो वो मिलेगा, और एक वो जो हमने गलती से पे कर दिया है, यानी ज्यादा पे कर दिया है, पे करना था कम और हमने गलती से ज्यादा पे कर दिया, या करना ही नहीं था और हमने पे कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में भी अपने पास एक ही चॉइस है, एंड दैट इज टू क्लेम रिफंड। तो वो रिफंड्स कैसे क्लेम करना है, कौन से केस में आपको रिफंड्स मिलेंगे, कौन से केस में नहीं मिलेंगे, ये बातों को डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। और टाइम पीरियड क्या रहेगा, फिर उसका प्रोसीजर पूरा, और उसके अंदर एक फंडा आता है। चलो ये फंडा मैं आपको समझा दूं अभी। उसको कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग फंडा है, शायद मैंने आपको पहले भी कभी समझाया होगा, शायद अपने कस्टम में पढ़े थे। हाँ चलो, नहीं भी पढ़े तो मैं समझा देता हूं। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है, अनजस्ट यानी नॉट जस्टिफाइड, सबको मालूम है। एनरिचमेंट यानी रईस होना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अनजस्ट एनरिचमेंट यानी दूसरे के पैसे पे आप रईस हो जाए, ये गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आप लोगों से गलती से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया, करना है 18% से, मैंने मान लो कि 36% से कर दिया गलती से, तो पैसे तो आपसे मेरे पास आ गए, यू आर द कस्टमर, मैंने आपसे पैसे ले लिए। इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी बर्डन शिफ्टेड टू दी बायर, तो मैंने आपसे ज्यादा पैसे कलेक्ट कर लिए और मैंने गवर्नमेंट को भर भी दिए, सब कुछ हो गया। फिर है ना, तो मुझे एक दिन ख्वाब में दिखा कि अरे और हम तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही सुबह में उठा, भाग के ऑफिस आया, और ऑफिस आके मैंने चेक किया पूरे अकाउंट्स निकाल के, तो दिखा के अरे यार सब जगह ज्यादा टैक्स आ गया है। तो मैंने गवर्नमेंट के पास क्लेम डाला कि मेरे को रिफंड दे दो। अब सवाल यह आता है कि अगर गवर्नमेंट ये पैसा मुझे रिफंड कर दे तो क्या ये जस्टिफाइड है कि अनजस्टिफाइड है? अनजस्टिफाइड है। अरे क्योंकि टैक्स तो आपकी जेब से आया था ना, आपसे लिया, गवर्नमेंट को दिया, मैंने अपनी जेब से कुछ दिया क्या? नहीं। आपसे लेना था मुझे 180 रुपए, मैंने 360 ले लिए और गवर्नमेंट को दे दिए। तो अभी जो 180 ज्यादा दे दिए हैं, वो जब वापस आएंगे तो मेरे थोड़ी है, आपके हैं वो पैसे, इट इज योर मनी नॉट माइन। तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड नहीं देगा ऐसे केस में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगा, मैं गवर्नमेंट से कहूंगा देखो मैंने आपको दिया तो आप मेरे को दो, तो गवर्नमेंट अगर मुझे दे देगा तो ये भरोसा थोड़ी है कि मैं आपको रिफंड दूंगा। मैं खा के बैठ जाऊंगा बीच में, रईस हो जाऊंगा एट योर कॉस्ट। तो इसको कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। तो पुराने लॉज में जब हम एक्साइज वगैरह में थे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, उस पे मफतलाल का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिफंड शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द मैन्युफैक्चरर, यानी कि सप्लायर। अभी नए लॉ में सप्लायर नाम है, तो सप्लायर को रिफंड मत दो, अगर उसको दोगे तो ही विल बी अनजस्टली एनरिच्ड। तो फिर रिफंड किसको दो? रिफंड उस बायर को दो, बेचारे को, जिसकी जेब से ये टैक्स गया है, यानी जिसके ऊपर बर्डन आया है, उसको रिफंड दो। और अगर वो नहीं मिलता तो मान लो कि आपका कोई एड्रेस नहीं है मेरे पास, गलत एड्रेस दिया आपने, स्टूडेंट का नाम भी गलत है, एड्रेस भी गलत है, सब स्टूडेंट रहते हैं अपने अपने, गलत नाम भी देते हैं कभी कभी, या आपके एड्रेस पे आप मिले नहीं, तो रिफंड किसको देंगे फिर?
तो फिर गवर्नमेंट ने एक फंड ओपन करके रखा है कॉल्ड एज कंज्यूमर वेलफेयर फंड, उसमें फिर ये पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो आए समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफंड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि रिफंड उसको नहीं देना चाहिए जिसके ऊपर बर्डन नहीं है, मगर रिफंड उसको देना चाहिए जिसके ऊपर बर्डन शिफ्ट हुआ है। आया समझ में? तो चलो अब ये सब चीजों को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 54 से। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, अगर हमने टैक्स भी भरा है और इंटरेस्ट भी भरा है मान लो, और वो ज्यादा हो गया है, तो टैक्स का भी रिफंड लेंगे और जो इंटरेस्ट भरा है उसका भी रिफंड लेंगे। तो इसलिए लिखता है टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट यानी गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट अपने को देता है रिफंड के ऊपर वो अलग है, ये इंटरेस्ट वो है जो हमने भरा हुआ है, हमने इंटरेस्ट भरा हुआ है और हम कह रहे हैं कि भैया ज्यादा भर दिया है, चलो लाओ रिफंड दो हमें। तो ऐसा है इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेड। देखो ये टैक्स एंड इंटरेस्ट कंबाइन है, टैक्स एंड इंटरेस्ट विच इज पेड। जो टैक्स हमने भरा है, जो इंटरेस्ट हमने भरा है, उसका हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं। पेड ऑन सच टैक्स, ठीक है? तो टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम। तो एनी अदर अमाउंट में पेनल्टी आती है या फीस आती है, बहुत सारी चीजें आती है। पेड बाय हिम may make an application before the expiry of 2 years, underline maximum time for making application is 2 years from the relevant date। relevant date क्या है नीचे पढ़ेंगे अपन। in such form and manner as may be prescribed। तो रूल्स में जाएंगे देखेंगे, फॉर्म उसका मेंशन रहता है जो आपको रटने का है। मैंने पहले से कहा है इतने सारे फॉर्म्स है, सब आपको रटने के, मैं तो एग्जाम नहीं देने वाला। दैट इज द ब्यूटी अबाउट टीचिंग, यू नो, that we don't have to give exam। मगर डरो मत, आपको भी सब याद रहेंगे। नहीं याद रहते तो क्या लिखना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। लेकिन 2 साल याद रखना है, उसको ऐसे नहीं लिख सकते अंडर प्रिस्क्राइब टाइम, अंडर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द रेलेवेंट एक्ट। अच्छा चलो मजाक बंद, आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट a registered taxable person claiming refund of any balance in the electronic cash ledger। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपन ने पढ़ा था। इसमें क्या है कि इसमें अपना ही कैश डिपॉजिट है, हमने पैसा डाला है, हमने जो पैसा डाला है वो कैश लेजर में आता है क्रेडिट में, या टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट मिलता है। तो वो अगर ज्यादा हो गया है, मान लो कि हमने एक अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था 10 लाख और फिर हमने बिजनेस बंद कर दिए, अब बिजनेस ही बंद कर दिया, सब कुछ बंद, तो वो भी तो रिफंड निकालना पड़ेगा ना फिर जो बैलेंस बचा हुआ है। तो वो रिफंड के बारे में क्या बोलता है प्रोविजो, देखो इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ 49 उसका था, अपन ने देखे थे, मे क्लेम सच रिफंड इन रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39, जो एनुअल रिटर्न अपना जाएगा, आई मीन से मंथली रिटर्न, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो अपन रिटर्न्स जो भरते हैं, मंथली रिटर्न्स या क्वार्टरली रिटर्न्स, उसके अंदर हम लिखेंगे कि भैया अपने को इतना रिफंड दो, तो फिर अपने को मिल जाएगा। तो ये कौन सा केस है, ये कैश वाला। अब देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया ना अनजस्ट एनरिचमेंट का। अनजस्ट एनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमने अगर टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया है बायर के ऊपर तो फिर हमको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो देखो पैसा है, ये क्या है, डिपॉजिट का पैसा है, ये टैक्स का पैसा नहीं है, ये डिपॉजिट का पैसा है। हमने कैश डिपॉजिट किया हुआ है, वो तो कैश हमारा ही है ना, तो इसका जो रिफंड है वो हमको ही मिलेगा। इसमें अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता रूल, क्योंकि वो बर्डन तो हमारा ही है ना, हमने ही भरा हुआ है। इट इज नॉट अ टैक्स विच इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, इट इज जस्ट एन अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन द कैश लेजर, तो इसका रिफंड अपने को ही मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ स्पेसिफिक केसेस आते हैं, रिफंड के स्पेसिफिक केसेस। देखो तो ये फर्स्ट जो था वो जनरल था, अब देखो एक एक करके स्पेसिफिक वाले देखते हैं। तो नंबर 2 यानी सबसेक्शन 2 में है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and organizations notified under the United Nations Privileges and Immunities Act of 1947
then consulates or embassies of foreign countries or any other class of person as notified under section 55, जो आगे अपन नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनको जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं है ना, इनको जीएसटी थोड़ा लगता है, लेकिन ये लोग जो परचेजेस करते हैं वो परचेजेस पे जीएसटी लग के आएगा, तो वो परचेजेस पे जो जीएसटी लगा हुआ होता है वो इनको रिफंड कर दिया जाता है, ऐसा लिखा है, तो उसका वो लोग रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो देखो, entitled to refund of tax paid by it on inward supplies in purchases of goods or service or both, may make an application for such refund in such form and manner as may be prescribed before the expiry of 6th month, यानी 6 months from the last day of the quarter in which such supply was received। यानी इनको क्वार्टरली रिफंड देंगे और हर क्वार्टर में जितने परचेजेस करेंगे ये ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो सारे बिल्स मेंटेन करेंगे, उसमें जितना जितना जीएसटी लग के आएगा उसका ये लोग रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन का टाइम क्या है, क्वार्टर के बाद 6 महीने, एवरी क्वार्टर के बाद 6 महीने के अंदर उस क्वार्टर का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 6 मंथ्स को अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर in which such supply was received, simple। फिर सबसेक्शन 3 क्या कहता है, देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 एक रिस्ट्रिक्शन है जो अपन बाद में पढ़ेंगे, ओके, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है तो आपको फिर रिफंड दिया जाएगा, किस चीज का, अ रजिस्टर्ड पर्सन में क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, अंडरलाइन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। यानी कोई भी टैक्स पीरियड जो अपना खत्म हुआ वहां पे अगर अपने पास बैलेंस बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, क्रेडिट बचा हुआ है, तो वो अपने को रिफंड किया जाएगा। मगर कौन से केस में, हर केस में, एवरी सिचुएशन, नो। प्रोविजो देखो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है कि नो रिफंड प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इन केसेस अदर देन, यानी कि ये जो रिफंड है ये कोई भी केस में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन 2 सिचुएशंस, एक्सेप्ट 2 केस। और वो 2 केस क्या है वो यहां दिया, देखो, पहला जीरो रेटेड सप्लाईज, ये फर्स्ट कैटेगरी है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड यानी क्या, एक तो एक्सपोर्ट आता है उसके अंदर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और दूसरा आता है सप्लाई टू एसईजेड, सप्लाई टू एसईजेड, आईजीएसटी एक्ट में पढ़ा ना अपन ने, एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट, ये आते हैं उसके अंदर। तो सिर्फ ये जो एक सिचुएशन है जीरो रेटेड, जिसके अंदर 2 है, फिर एक तो उसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें भी हमने क्या किया, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड किया है, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो उसमें अपने को टैक्स लगा ही नहीं, इसलिए अपना जो इनपुट का क्रेडिट है वो पूरा का पूरा बचा हुआ है, फुल्ली रिमेनिंग अनयूटिलाइज, तो वो अपने को रिफंड कर देंगे। तो वहां लिखा दो, लिखा है जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट टैक्स यानी किसमें, बॉन्ड फाइल करके या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू। एक्सपोर्ट 2 तरीके से होता है ना, एक तो ड्यूटी भर के आईजीएसटी या फिर बॉन्ड फाइल करके, तो ये कौन सा एक्सपोर्ट है, अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और दूसरा केस है, इन केस वेयर द क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स, रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन द आउटपुट सप्लाईज। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें क्या है कि इनपुट पे 12% टैक्स लग के आ रहा है, तो अपन इसका आईटीसी ले रहे, और आउटपुट में सेट ऑफ करते हैं ना अपन, लेकिन आउटपुट में टैक्स ही 5% है। ठीक है, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन भी कर दे अपन, मान लो कि 100 रुपए में कोई चीज आ रही है, 100 रुपए में आ रही है, उसके ऊपर 12% से 12 रुपए का टैक्स लग के आ रहा है, तो अपन ने 12 रुपए क्रेडिट तो ले लिया। अब 100 रुपए की चीज अपन 150 में भी बेचे, मान लो आगे सप्लाई 150 में करे, लेकिन 150 पे यहां तो 5% ही लग रहा है ना, 5% ही लग रहा है,
तो 7.5 ही आएगा। तो 12 रुपए का क्रेडिट है, 7.5 सेट ऑफ होगा, बैलेंस जो बच गया उसका क्या? तो गवर्नमेंट कहता है डरो मत, वो हम आपको रिफंड कर देंगे। अच्छा केस है, तो अपने को रिफंड मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, और वो ये देखो, अदर देन नील रेटेड और फुल्ली एग्जाम सप्लाईज। यानी अगर मेरा आउटपुट नील है या फुल्ली एग्जाम्प्ट वाला है तो फिर इसका रिफंड मेरे को नहीं मिलेगा, याद रखो। तो रिफंड जो अलाउड है वो केस क्या है कि आउटपुट टैक्स इज लेसर रेट एज कंपेयर टू इनपुट टैक्स रेट। रेट में डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया, इफ माय आउटपुट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट या नील, तो फिर इसका मेरे को रिफंड नहीं मिलेगा, याद रखो। और उसके अलावा भी एक पॉइंट है, एक्सेप्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ as may be notified by the government on recommendation of the council। यानी इसमें भी गवर्नमेंट एक वो लगा सकता है कि यहां देखो, दो सिचुएशन में दिया तो है तुमको, एक तो 0 रेटेड और दूसरा वो केस जहां पे इनपुट टैक्स रेट ज्यादा है और आउटपुट टैक्स रेट कम है। तो दो सिचुएशन में अपने को रिफंड मिलेगा अनयूटिलाइज अमाउंट का। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा होगा टैक्स पीरियड के एंड में, टैक्स पीरियड कैन बी मंथ और वॉट एवर क्वार्टर, तो उसका अपने को रिफंड देंगे। लेकिन उसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट दिया है, एक्सेप्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट को पावर है ये रिफंड को रोकने का। तो वो लिख देंगे कि फलाने फलाने सर्विसेज के ऊपर या फलाने फलाने गुड्स के ऊपर हम ये रिफंड नहीं देंगे। तो उसका एक नोटिफिकेशन है, अभी मैं आपको बताता हूं, नीचे दिया हुआ है। प्रोवाइडेड फर्दर, एक और प्रोविजन देख लेते हैं। Provided further that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty। अब इसका रियल मीनिंग क्या है ना, वो तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू कि व्हाट सेंस इज इट मेकिंग, आई डोंट नो। तो आप भी उसको ऐसे ही पढ़ के रख दो। बहुत सारे बुक, बहुत इंटरनेट, सब में मैंने चेक कर लिया कि किसी कोई तो ऑथर ने इसका कोई इंटरप्रिटेशन दिया हो, कोई लीगल एक्सपर्ट ने कुछ लिखा हो कि इसका मतलब क्या है। मुझे तो कुछ नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो आप प्लीज मेरे को मेल कर देना farukaclasses@gmail.com पे। तो कंडीशन है कुछ तो भी, क्यों लगाया क्या लगाया उसका सेंस मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो आप भी उसको ऐसे ही पढ़ो। अब है कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे को भी समझ में नहीं आई, उसमें से एक ये है सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। यानी जो गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए, अगर उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है कस्टम्स में, तो फिर अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट का तुमको रिफंड नहीं मिलेगा। यानी जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है मैं बताता हूं। नाउ दैट मे बी द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर और मे नॉट बी, ठीक है, लेकिन मेरी समझ के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। जैसे लेदर गुड्स है ना, स्नेक स्किन, लेदर वगैरह कुछ गुड्स है जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर अपन इंडिया से उनको एक्सपोर्ट करे कोई भी कंट्री बाहर, तो उस पे कस्टम्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। वरना नॉर्मली 99.9% गुड्स सब एक्सपोर्ट से एग्जेम्प्ट होते हैं, देयर इज नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। सिर्फ कुछ गुड्स है, लाइक स्नेक स्किन, एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। सांप का स्किन अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो कहने का मतलब है कि वो वाले अगर गुड्स है जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो फिर जो आपका इनपुट बचा भी होगा, अगर बचा भी होगा, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। सो दैट सीम्स टू मी एज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और तीसरा प्रोविजो उसके बाद कहता है, provided also that no refund of input tax credit shall be allowed if the supplier of goods or service or both avails of drawback in respect of central tax or claims refund of integrated tax paid on such supplies। यानी पहली बात तो ये कि अगर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर एक्सपोर्ट में इंटीग्रेटेड टैक्स पे कर देते हो, तो फिर आपने क्रेडिट तो यूटिलाइज कर लिया, फिर आप इंटीग्रेटेड टैक्स का रिफंड क्लेम करते हो जो यहां दिया है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे भी इसके रूल्स है कि इंटीग्रेटेड टैक्स अपन पहले पे कर देंगे एक्सपोर्ट के ऊपर और फिर उसका रिफंड ले लेंगे। तो अगर वो केस है तो फिर आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, सिंपल है। और दूसरा पॉइंट है ड्रॉबैक।
नाउ दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक, इसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं, और ये अपन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 75 ऑफ कस्टम्स एक्ट। तो जिन्होंने कस्टम्स एक्ट पढ़ा है उनको मालूम है ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करते हैं अपन। तो ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ इनपुट्स मेरे डोमेस्टिक वाले हैं तो जिसपे जीएसटी लग के आए, कुछ इनपुट्स मैंने इंपोर्ट करके लाया, जो इंपोर्ट करके लाया उस पर कस्टम ड्यूटी लग के आई, तो वो कस्टम ड्यूटी और यहाँ का जीएसटी, डोमेस्टिक इनपुट्स का जीएसटी, इंपोर्टेड इनपुट्स का कस्टम ड्यूटी, ये सब मिला के तुमको रिफंड कर देते हैं गवर्नमेंट अंडर कस्टम्स एक्ट। तो उसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक, उसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। इट इज ऑल्सो रिफंड, ड्रॉबैक यानी रिफंड। तो रॉ मटेरियल वगैरह पे जो भी ड्यूटी लगा होता है वो अपने को रिफंड मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आईटीसी आपने क्लेम नहीं करना ना उस केस में, नहीं तो आप डबल बेनिफिट उठाओगे। यहाँ आईटीसी क्लेम करके रिफंड लोगे और उधर ड्यूटी ड्रॉबैक भी क्लेम कर लोगे कि भैया देखो जीएसटी लगा हुआ है मेरा इनपुट्स के ऊपर, मेरे को ड्रॉबैक दे दो, तो उधर ड्रॉबैक ले लोगे और यहाँ पे इस एक्ट में आके आप आईटीसी क्लेम करके उसका रिफंड भी ले लोगे। तो एक ही टैक्स का डबल बेनिफिट, दो जगह रिफंड, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए यहां लिखा है कि अगर आपने कस्टम्स में ड्रॉबैक ऑलरेडी क्लेम कर लिया है तो वहां आपको रिफंड मिल ही चुका ना, तो फिर यहां काई को रिफंड ले रहे, तो यहां आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और ड्यूटी ड्रॉबैक जब पढ़ोगे ना तो वहां उल्टा लिखा रहता है कि अगर आपने दूसरे लॉ में बेनिफिट ले लिया है, जैसे आईटीसी क्लेम कर लिया है और उसका रिफंड लिया है, तो फिर आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। सो दे आर ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन क्लेम वन नॉट बोथ, तो इसलिए वो लिखा है। और फिर जो नोटिफिकेशन है देखो, जो अभी मैंने पढ़ा ना फर्स्ट प्रोविजो में कि गवर्नमेंट भी रोक सकता है रिफंड को, तो वो ये नोटिफिकेशन है 15/2017 dated 1st of July 17 कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हैज नोटिफाइड दैट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड अंडर 54(3) in case of supply of services specified in sub item B of 5 of schedule 2 to Central Goods and Service Tax Act। इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें जो लिखा है वो ये है कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, जहां पे आप सेल जो है यानी रिसीट ऑफ कंसिडरेशन जो होता है वो कंप्लीशन के पहले होता है, पार्ट और होल ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, तो फिर उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते हैं अपन। तो वो जो कंस्ट्रक्शन सर्विस का केस है वहां पर अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड इनपुट क्रेडिट होगा भी तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट। आप जमा करते जाओ, उसको और कहीं पे यूज कर लो, लेकिन रिफंड नहीं मांग सकते। ओके, तो ऐसा है वो। तो यहां समझ में आए टेक्निकल पॉइंट्स। अब प्रोसीजरल पॉइंट्स है, देखो बहुत सिंपल। एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस as may be prescribed to establish that refund is due। तो पहले तो आप प्रूफ करो कि रिफंड ड्यू है, and secondly such documentary or other evidence including documents referred to under section 33 अकाउंट्स में पढ़े थे अपन ने, जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, as the applicant may furnish to establish that the amount of tax and interest if any paid on such tax and interest if any paid on such tax, ऐसा continuous sentence होता है, interest on tax, any other amount paid in relation to which such refund is claimed was collected from or paid by him, and यहां सब इंपॉर्टेंट है, incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person। ये अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको रिफंड चाहिए तो पहले तो आप ये प्रूफ करो, दो चीज प्रूफ करनी की है, एक के टैक्स हमने पे किया है, टैक्स एंड इंटरेस्ट उसके ऊपर हमने पे किया है, ये जो प्रूफ करो। फिर ये भी प्रूफ करो कि एक्सेस में हो गया है, और फिर ये प्रूफ करो कि इसका इंसिडेंस यानी बर्डन हमने किसी और पे शिफ्ट नहीं किया है। ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट वी हैव नॉट पास्ड ऑन द बर्डन ऑफ टैक्स टू एनी अदर पर्सन। इफ यू डू दिस देन वी गेट द रिफंड। और अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि हमने बर्डन शिफ्ट नहीं किया है तो फिर रिफंड हमें नहीं मिलेगा। फिर रिफंड किसको मिलेगा? उस बायर को मिलेगा,
उस रिसिपिएंट को मिलेगा जिसके ऊपर बर्डन शिफ्ट हुआ है। फिर आगे लिखता है प्रोवाइडेड दैट where the amount claimed as refund is less than 2 lakh rupees, less than 2 lakh rupees, गवर्नमेंट के हिसाब से आप चिल्लर लेने आ गए, it shall not be necessary for the applicant to furnish any documentary and other evidence, but he may file a declaration based on the documentary or other evidence available with him, clarifying that the incidence of tax and interest had not been passed on to the other person. 2 लाख से कम है तो वहां पे कहाँ तुम डॉक्यूमेंट्स लाओगे, सबमिट करोगे, प्रूव करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन भर दो, एक डिक्लेरेशन राइटिंग में दे दो कि हमने इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया है, बस वही काफी है। छोटा केस है तो इतना ही काफी है। देन if on receipt of such application the proper officer is satisfied that the whole or part of the amount claimed as refund is refundable, you know officer satisfy हो गया हमारे कहने से, he may make an order accordingly and the amount so determined shall be credited to the fund referred to in 57, यानी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। यानी हमने प्रूव किया जाकर के कि रिफंडेबल है और गवर्नमेंट को समझ में भी आया, ऑफिसर भी मान लिया कि रिफंड है, तो वो रिफंड कहां डालेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देगा। और उस वाला मांगने तो अपन गए थे और पैसा कहां गया, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। ऐसा प्रूव हम करें, मांगे हम, हमारी जेब से गया हुआ पैसा फंड में जाएगा नहीं। तो फिर वहां पे एक आगे हम देखेंगे, अभी सबसेक्शन 7 है जो कहता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू फंड इट विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट। कौन से केस में, अगर वो प्रूव करे कि बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ है तो फिर उसको देंगे, ना कि फंड में डालेंगे। तो पहले गवर्नमेंट उल्टा लिखता है सब, लॉज आर ऑलवेज मेड इन रिवर्स लैंग्वेज। अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि देखो उस बंदे को रिफंड दे दो, अगर वो बंदा नहीं मिला बर्डन वाला तो फिर फंड में डालो, ऐसा बोलेंगे अपन नॉर्मल कोर्स में। लेकिन लॉ लैंग्वेज में उल्टा हो जाता है। लॉ लैंग्वेज में लिखा रहेगा द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू फंड, हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस इट मे बी गिवन टू द एप्लीकेंट एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द फंड। सब उल्टी लैंग्वेज होती है, उसका एक पर्पस होता है, मालूम है, लॉ लैंग्वेज का हर चीज का एक पर्पस होता है। जैसे देखो, आपको कोई अच्छा लगे तो आप उसको क्या कहोगे, आई लाइक यू, आई लव यू। अब ऐसा ये इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश, आई लव यू कहोगे आप अपनी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, आई लव यू। लेकिन कल तुम एक दूसरी लड़की को घुमाते हुए दिखे तो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बहुत उदास हो गई, रोने लग गई, और जैसे ही तुम मिले बाद में उसको बहुत रोके, तुमने ऐसा मेरे साथ कैसे किया, हाउ कैन यू डू दैट, तुम उसके साथ घूम रहे थे मैंने देखा। तो तुम कहोगे कि भाई हाँ ठीक है मैं घूम रहा था लेकिन मैंने झूठ क्या बोला बताओ। वो कहती है तुम झूठे हो, फलाने हो। तुम कहोगे मैंने झूठ क्या बोला, देखो मैंने कहा आई लव यू, आई स्टिल लव यू। मैंने कब कहा आई डोंट लव एनीवन एल्स, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि लॉ को सीधा अगर लिखा जाए तो लोगों के पास बचने के रास्ते बहुत मिल जाएंगे, लोग बच जाएंगे, टैक्स अवॉइडेंस करेंगे। तो इसलिए लॉ बनाते वक्त नेगेटिव लैंग्वेज यूज होती है, उल्टी लैंग्वेज यूज होती है। तो अगर अपन आई लव यू को भी नेगेटिव लैंग्वेज में बोले तो कैसा बोलेंगे, देखो लॉ लैंग्वेज में अगर बोला जाए आई लव यू तो कैसा बोला जाएगा, आई डोंट लव एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू। ये हो गया लॉ, आई डोंट लव एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू। तो अब क्या हो गया, लॉ की लिमिट बन गई। अब आपके 2 पॉइंट्स आ गए, आई लव यू भी आ गया एंड आई डोंट लव एनीवन एल्स भी आ गया। तो ये लिमिट बंध गई, अब इसके बाहर तुम नहीं आ सकते। नाउ यू कैन नॉट ब्रीच दिस एरिया, द लिमिट, यानी आप अवॉइडेंस ऑफ लॉ नहीं कर सकते। इसलिए लॉ में नेगेटिव लैंग्वेज यूज होती है। आए समझ में अभी, इसलिए पढ़ाता हूं सब मैं ये लॉ लैंग्वेज, इसलिए कहता हूं पढ़ो एक बार पूरा, जरूरी होता है समझने के लिए। तो चलो देखते हैं अभी। तो पहले तो क्या बोला 5 में कि फंड में डाल दो। अब देखो आगे 6 पहले देखते हैं फिर 7 पे चलेंगे। 6 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 5। देखो अब ओवरराइडिंग इफेक्ट,
The officer may, in case of any claim for refund on account of zero rated supply of goods or service, or both, made by registered person, other than such category of registered taxable persons as may be notified by the government on recommendation of council, refund on a provisional basis पे गवर्नमेंट रिफंड दे सकता है 90% of the amount so claimed, excluding the amount of input tax credit provisionally accepted, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed, and thereafter may make an order under subsection 5 of final settlement of refund claim after due verification of documents furnished by the applicant. तो क्या बोलता है, जीरो रेटेड के केस में 90% आपको पहले दे दिया जाएगा, जिसने मांगा उसको 90% दे दिया जाएगा, और फिर पूरा स्क्रूटनी के बाद जो बैलेंस है वो दे दिया जाएगा. तो 90% इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, और फिर प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद 10% जो बचा या जो भी कम ज्यादा होता है, फिर जो भी अमाउंट है वो बाद में मिलेगा. सिंपल. फिर से देखो एक बार. Notwithstanding, the proper officer may, in the case of claim for refund on account of zero rated supply, ठीक है, of goods and services both, made by the person other than such category as may be notified. तो यहाँ other than such category as may be notified by the government on recommendation of council जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये कैटेगरी वालों को हम ये 90% नहीं देंगे. ये नेगेटिव कैटेगरी एक गवर्नमेंट बना सकता है. तो मैं लिखता हूं नेगेटिव कैटेगरी. ये नेगेटिव कैटेगरी है, यानी इन लोगों को ये 90% नहीं देंगे, ये रिस्की लोग हैं. जैसे जिन लोगों का नाम इसमें आएंगे वो रिस्की लोग, यानी ये लोग लफड़ा करने के बहुत आदी है, अकस्टम्ड है, तो उनको मत दो. क्या भरोसा, झूठ बोल रहे होंगे, 90% दे देंगे लेके भाग जाएंगे. लेकिन जो क्लीन चिट वाले लोग रहते हैं उनको 90% दे दिया जाएगा, जो सच्चे लोग हैं. जो सच्चे लोग हैं उनको 90% दे देंगे, और फिर बाद में केस को वेरीफाई करने के बाद बाकी जो बचेगा वो दे देंगे. फिर 7 में लिखता है कि प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर अंडर 5 विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. यानी रिफंड का ऑर्डर 60 days में आ जाना चाहिए. ठीक है. देन कम्स सबसेक्शन 8. So as we saw in subsection 5, it says that the amount refundable will be credited to the consumer welfare fund. And then as I told you that there are exceptions where the amount, instead of being credited to the fund, will be given to the applicant, right? So these are those circumstances. Subsection 8 defines those circumstances where the amount will be paid to the applicant instead of being deposited in the fund. Okay. Now these circumstances are exhaustive circumstances. This list is exhaustive. Means only in these cases the amount will be given to the applicant. In all other cases it will go to the consumer welfare fund. Okay. So this list is exhaustive, not inclusive. These are the only circumstances, only 6 circumstances where the amount will be given to the applicant. So let's see. So it says notwithstanding anything contained in subsection 5, so this overrides subsection 5. The refundable amount shall, instead of being credited to the fund, be paid to the applicant. If such amount is relatable to A, so you have to remember these 6 clauses, and question will come directly on this. Question will come like what are the circumstances in which the refundable amount is given to the applicant instead of being deposited in the consumer welfare fund. So first point we'll write, refund of tax paid on export of goods or services or both,
or on inputs or input services used in making such exports. So if we are exporting the goods out of India or exporting services, and if we have paid the tax thereon initially, then after export we can claim refund. So that refund will be granted to us. The concept of unjust enrichment doesn't apply there. Similarly, if we are using some inputs to manufacture the goods which are to be exported, then refund will also be allowed on those inputs. This we have seen many times, that export, not only the exports are exempt, but the inputs used in export are also exempt. So we'll get both the refunds, and we'll get it directly, it will not go to the fund. Second, refund of unutilized input tax credit. So the input tax credit which is lying with us can be taken by us only. Concept of unjust enrichment doesn't apply there. Then refund of tax paid on supply which is not provided either wholly or partially, and for which invoice has not been issued. Invoice has not been issued and the supply itself is not provided. So the supply couldn't take place. The supply itself doesn't take place. So if the supply doesn't take place and the invoice is not being issued, but we have deposited the money in advance, this happens in case of casual taxable person and all, they have to deposit the tax in advance, we had seen, and then if they don't make the supply, they can claim the refund. So since the incidence has not been passed on to any other person, the unjust enrichment doesn't apply. The applicant will get the refund. Or where the refund voucher has been issued, means either the invoice has not been prepared, or if the invoice has been prepared but later on you issue the refund voucher, then in that case you can claim the refund. Okay, so we'll issue refund voucher to whom? To the recipient. So first I give you an invoice, then I give you a refund voucher. Like it happens, many students purchase our product, Farooqa Classes videos, and due to some reason they have to cancel the order. So if the order is cancelled, I'll give you the refund along with the refund voucher, right? The document will be refund voucher, and along with that I'll give you the amount as refund. So if I do that, then I can go and claim the refund of the tax which has been paid. Then refund of tax in pursuance of section 77. Then tax and interest, if any, or any other amount paid by the applicant if he had not passed on the incidence of such tax and interest to any other person. So this is the normal case where I have given you a service or given you some goods and also charged the tax. Now in this case, if I have passed on the incidence of tax to you, passing on the incidence means I have recovered the amount of tax from you and paid to the government, then I cannot claim the refund. Then you as a buyer, you as a recipient can go and claim refund if allowable. Okay, like for example, the tax chargeable should be 5%, but I have collected from you 12%, means I have collected 7% excess. If I have collected it from you, means I have passed on the incidence of tax to you and then I have paid it to the government, then I cannot claim refund of that extra 7%. You can. You as a buyer can go and claim refund, but not me. So I cannot apply. You will have to apply. Okay. So tax and interest. Interest means if we have made some delayed payment and some interest has been paid to the government. So the tax amount and the interest amount, if we have paid to the government, and if it is refundable, if we prove that it was paid in excess and is refundable, we can claim refund. But I'll have to prove, the applicant has to prove that he has not passed on the incidence to any other person. Okay. Or the second one, the last one, is the tax or interest borne by such other class of applicants as the government may, on recommendation of the council, by notification specify. So such other class of applicants may be some special class. This is a very political point. Point number F is a politically motivated point. So what happens here is that whoever is the government of the day,
they have the power to issue refund to any class of applicants. Understanding? So if there are certain companies who have given us a lot of political donations to our political party, then later on when we win the election, we have to give them certain benefits now. So we'll issue some orders in favor of those applicants that you can go and claim refund of the GST paid by you. Like for example, some of those companies are setting up some new factories and all. Then the government issues an order to them that whatever plant and machinery you want to purchase can be purchased without GST. And if you have already paid the GST, go and claim the refund. So such benefits are granted. So therefore this is a politically motivated point. Point number F. Okay. So point number E will cover the suppliers as well as the recipients. Like I have given the service to you. If I have not passed on the burden to you, then I as a supplier can go and claim refund. If I have passed on the incidence of tax to you as a recipient, then you can go and claim the refund. So word used is applicant. That applicant can be the supplier himself or it can be the recipient. It can be anyone. It can be buyer also. फिर आगे लिखता है कि notwithstanding anything contained anything to the contrary contained in any judgment, decree, order or direction of the appellate tribunal, court or in any other provision of the act or rules made thereunder or in any other law for the timing in force. इतना बड़ा overriding effect है. No refund shall be made except in accordance with provisions of subsection 8. तो सबसेक्शन 8 जो देखा जिसमें 6 पॉइंट्स है जहां पे एप्लीकेंट को मिलेगा ऐसा बोला है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने वहां एग्जॉस्टिव बोला है ना, वो इसके लिए बोला है. सबसेक्शन 9 कहता है कि वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है. उस लिस्ट के अगर आप बाहर हो तो आपको कभी रिफंड नहीं मिलेगा. इट विल गो टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड. और सिर्फ ये 8 लोगों को सॉरी 6 जो केसेस है सबसेक्शन 8 में जो 6 केसेस है सिर्फ उनमें एप्लीकेंट को रिफंड मिल सकता है. Got it? सिर्फ only in 6 cases. बाकी कोई केस में नहीं मिलेगा. और ओवरराइडिंग इफेक्ट है, कोर्ट बोल दे, कोई भी दूसरा सेक्शन बोल दे, कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं. सिर्फ ये 6 केसेस है जहां पर रिफंड एप्लीकेंट को मिलेगा एंड इन नो अदर केस. फिर 10 में लिखता है कि वेयर एनी रिफंड इज ड्यू अंडर सबसेक्शन 3 टू अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग रिटर्न or who is required to pay any tax, interest or penalty which has not been stayed by any court, tribunal or the appellate authority, the proper officer may withhold payment of refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest, penalty as the case may be. Simple है. अगर तुम्हारा कोई पुराना टैक्स बैलेंस है, पेएबल है या इंटरेस्ट या पेनल्टी वगैरह, तो वो ये रिफंड से एडजस्ट कर ली जाएगी. यानी आपको रिफंड तब तक नहीं देंगे जब तक तुम वो पे नहीं कर देते. एंड डिडक्ट फ्रॉम द रिफंड सम एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और द अमाउंट पेएबल. जो वो बाकी लायबिलिटी थी आपकी उसको रिफंड में से माइनस कर देंगे. And for the purpose of this subsection, the expression specified date shall mean the last date of filing an appeal under this act. अपील जो फाइल होती है उसका जो लास्ट डेट होता है जहां तक आप कर सकते हो उसको स्पेसिफाइड डेट कहते हैं. स्पेसिफाइड डेट किसके काम का है? वहां से 2 साल जो टाइम है ना रिफंड क्लेम करने का, उसके लिए. फिर सबसेक्शन 11 कहता है कि वेयर एन ऑर्डर गिविंग राइज टू रिफंड, ऑर्डर को अनलाइन करो, ऑर्डर गिविंग राइज टू रिफंड. यानी क्या केस है कि आप अपील में गए और अपील में केस जीत गए. अपील में केस जीत गए तो टैक्स कम हो गया, टैक्स कम हो गया तो रिफंडेबल होता है. तो रिफंड कहां से अराइज हो रहा है? ऑर्डर से अराइज हो रहा है. कोई ऑर्डर की वजह से रिफंड अराइज हो रहा है. तो अब देखो क्या बोलता है. तो बोलता है कि वेयर द ऑर्डर गिविंग राइज टू रिफंड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील. सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील का मतलब है कि ओरिजिनल केस हुआ था, फिर आपने अपील किया था, ऑर्डर आपके फेवर में आ गया, फर्स्ट अपील में आप केस जीत गए तो रिफंडेबल आ गया. लेकिन गवर्नमेंट ने आगे अपील फाइल करके रखा है
So the question is not finally decided, it is again subject matter of appeal. उस पे आगे अपील हो चुका है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील. और फर्दर प्रोसीडिंग्स, यानी और कोई उस पे प्रोसीडिंग चालू है, और वेर एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इज पेंडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एंड द कमिश्नर is of the opinion that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue in the said appeal or other proceeding on account of malfeasance or fraud committed. इन ऑफिसर को लग रहा है, कमिश्नर को लग रहा है कि ये आदमी ने फ्रॉड करके ऑर्डर लिया है, आगे चल के हम केस जीतेंगे. मैल्फिसेंस यानी मिसट्रस्ट या फ्रॉड की वजह से इसने रिफंड निकाला है. देन ही में यानी कमिश्नर में, after giving the taxable person an opportunity of being heard, withhold the refund till such time as he may determine. Withhold यानी रोक के रख लेगा. He will not give you the amount, he will withhold. वो कहेगा ठीक है देना है लेकिन आगे हम अपील में है, let the appeal be decided. अपील डिसाइड होगा और हायर कोर्ट भी तुम्हारे फेवर में डिसीजन देगा, तब हम तुमको रिफंड दे देंगे, लेकिन अभी हम तुमको दे नहीं सकते. We will withhold your refund. क्योंकि हमें लग रहा है कि तुमने फ्रॉड किया हुआ है, तुमने मालफिसेंस किया हुआ है और ये अमाउंट आगे चल के रिकवरेबल होगा, हमें यकीन है, रिफंड नहीं मिलने वाला तुमको, हम हाई कोर्ट में केस जीत जाएंगे. तो वो रोक के रख सकता है. सो दिस इज अ peculiar situation, not always applicable. Then तो क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा, कैन दी ऑफिसर विथहोल्ड द अमाउंट ऑफ रिफंड. तो फिर आप सबसेक्शन 11 लिखेंगे. ओके. देन वेयर अ रिफंड इज विथहेल्ड अंडर सबसेक्शन 11, the taxable person shall, notwithstanding anything contained in section 56, be entitled to interest at such rate not exceeding 6% per annum. 6% से इंटरेस्ट उसको मिलेगा, as may be notified on recommendation of the council, if as a result of appeal or further proceedings he becomes entitled to refund. यानी वो आगे केस भी जीत गया, डिपार्टमेंट ने अपील किया था लेकिन वो डिपार्टमेंट हार गया और वो आगे जीत गया, एसएससी जीत गया, तो उसका जो पैसा विथहोल्ड करके रखा है वो भी देंगे फिर उसको, और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. Then notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the amount of advance tax deposited by a casual taxable person or a non-resident taxable person under subsection 2 of 27 जो देखा था अपन ने, इन लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट को एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है. shall not be refunded unless such person has, in respect of the entire period for which the certificate of registration granted to him has remained in force, furnished all the returns required under section 39. यानी जो भी पीरियड के लिए उसको रजिस्ट्रेशन मिला था उसके सारे रिटर्न्स उसने सबमिट करना चाहिए. अगर रिटर्न सबमिट नहीं किया तो उसको रिफंड नहीं देंगे. तो रिटर्न सबमिट करो और फिर रिफंड आपको मिलेगा. और फिर 14 में लिखा है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, नो रिफंड अंडर सबसेक्शन 5 और 6 शैल बी ग्रांटेड, यानी शैल बी पेड टू द एप्लीकेंट इफ द अमाउंट इज लेस देन 1000 रुपीज. 1000 रुपए से कम है तो भूल जाओ, गवर्नमेंट कहता है क्या तुम रिफंड लेने आ गए, 1000 रुपए से कम तो अमाउंट है, 200 300 400 का हम रिफंड नहीं देते, 1000 रुपए हो तो आओ. तो मिनिमम रिफंड 1000 रुपए का क्लेम करने का है, कहने का मतलब ऐसा है, ठीक है. और फिर एक्सप्लेनेशंस में रिफंड का एक डेफिनेशन दिया है, वो तो ठीक है, वो कोई काम का नहीं है. रेलेवेंट डेट काम का रहता है, रेलेवेंट डेट काम का, क्योंकि अपने को जो एप्लीकेशन करना है वो रेलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर करना है ना. तो रेलेवेंट डेट का मतलब क्या है वो देखो आप. लेकिन खैर पहले रिफंड का डेफिनेशन दिया, अपन एक बार पढ़ लेते हैं. इंक्लूड्स रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज. यानी इनपुट जो आएंगे जिससे फिर अपन एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स बना के, तो एक्सपोर्ट के वक्त अगर ड्यूटी भर दिया वो भी रिफंड मिलेगा, और ये इनपुट्स पे जो जीएसटी लगा उसका भी रिफंड मिलेगा.
or refund of tax on supplies of goods regarded as deemed exports, यानी supply to SEZ, deemed export यानी supply to SEZ, or refund of unutilized input tax credit as provided in subsection 3, वो भी देखा था अपन ने. Then the second point, the important one, relevant date. Question can come on relevant date also. As you know, we have to claim the refund within specified time of the relevant date. So therefore, what is the definition of relevant date that you should remember? So first point says that in case of goods exported out of India, where refund of tax paid is available in respect of goods themselves, or as the case may be the inputs or input services used in such goods, if the goods are exported by sea or air, the date on which the ship or the aircraft in which such goods are loaded leaves India, this will be the relevant date. So if you are an exporter and you want to claim refund of the duty paid on exports or the inputs which are used in the exported goods, then your time starts from the date when the ship or the aircraft leaves India. Okay, as soon as the aircraft leaves India, you can go and claim your refund. Secondly, if the goods are exported by land, means in a truck, the date on which such goods pass the custom frontiers, that is the what we can say, the, as we had seen in Customs Act, custom frontier would mean the land customs station. So as soon as the truck leaves the land customs station towards the Pakistan border or the Bangladesh border or the Nepal border, then you can claim the refund. Thirdly, if the goods are exported by post, then the date of dispatch of goods by the post office concerned to a place outside India. So this is called as a foreign post office, the post office which is located in the customs area. So when they will dispatch the goods, so there will be a dispatch date. So from there your time will begin. Then second point says, in the case of supply of goods regarded as deemed export, where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return relating to such deemed exports is furnished. So the date of return will be considered as a relevant date. So your time starts from there. And in case the services exported out of India, where a refund of tax paid is available in respect of services themselves, or as the case may be the input or input services included in those services, the date of receipt of payment in convertible foreign exchange or in Indian rupees wherever permitted by RBI, where the supply of service had been completed prior to the receipt of such payment. So if the supply is done before, completed prior, supply is already given, say on 14th of Feb the supply was made, and the receipt takes place on 29th of March, then we'll take 29th of March. Okay, so receipt, the date of receipt of payment will be considered as the relevant date. So from here we can go and claim our refund if receipt is later on and the supply was before. Okay, or the issue of invoice where payment for the service had been received in advance prior to the date of issue of invoice. Means if the invoice is issued later on, money was received before, means the money was received in advance, and the supply takes place later on and then the invoice is issued, then the date of invoice will be considered as the relevant date. Simple. Then in case where the tax becomes refundable as a consequence of judgment, decree, direction or order of appellate authority, tribunal or court, the date of communication of such judgment. So as soon as the judgment is communicated, means you receive a copy of that judgment, your time starts from there. Then in the case of refund of unutilized input tax credit under clause 2 of the first proviso to subsection 3, this we saw,
the due date of furnishing the return under section 39. So when we submit our final return under section 39, that is the due date. Due date means the relevant date. Then in the case where tax is paid provisionally under the Act, if you make a provisional payment of tax, then the date of adjustment of tax after the final assessment. Means if you make a provisional payment of say 20 lakh and it is yet to be finalized, you cannot claim refund. Refund can be claimed only after finalization of assessment, because provisional is a temporary payment. It is not final amount. It is not an assessed amount. So you cannot claim refund. Refund is possible only when the final duty comes to be less than the provisional duty. Like provisional we have paid 50 lakhs and final assessment is done at 27 lakhs. So then we can claim the refund of the balance of 23 lakhs. And the time starts from the date of adjustment on final assessment. Okay. Then in the case of a person other than supplier, means the recipient, the buyer, the date of receipt of goods or services or both. Date of receipt. So when he receives the goods or service, he can claim refund. This is a case where I have already transferred the burden to the buyer. I am the seller and I have transferred the burden of tax to the buyer. So in that case, the buyer can go and claim refund now. So buyer's time will begin from the date of his receipt of goods or service. And lastly, in any other case, the date of payment of tax. So this is for the supplier himself. So if the supplier who has paid extra tax, excess tax, wants to claim refund, his time starts from the date of payment of tax. So this is the relevant date. Simple.